नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज का न्यूज़ का हेडलाइन क्या है? ऑन महाकुंभ बिग डे एटलीस्ट 30 किल्ड 60 इंजर्ड। भगदड़ हो गया था कल वहाँ पर महाकुंभ में। इतनी बड़ी मात्रा में लोग आ ही रहे हैं ना। यूरोप की आबादी वहाँ पर प्रयागराज में मौजूद है, उतनी ही आबादी करीब अयोध्या और बनारस में भी मौजूद है। आप समझ सकते हैं, एक बार को सोचिएगा कितना भारी होगा वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, कितना ज़्यादा मशक्क़त कर रहे होंगे मैनेज करने के लिए। फिर भी इस तरह की दुर्घटना अगर होती है तो दुखद है, नहीं होना चाहिए। जिस भी कारण से हुआ है नहीं होना चाहिए। आज डे 2 का आपको टारगेट भी दे दूंगा, जिनका मेंस एग्जामिनेशन है ज़रा टारगेट देख लीजिए। उसके बाद आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन हम लोग करते हैं। डे बाय डे आपको टारगेट मिल रहा है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो मुझे आपको पता है, मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप टारगेट को पढ़ते हैं और उससे जुड़े हुए PYQ या मैं जो सवाल देता हूँ उसको प्रैक्टिस करते हैं तो टॉपिक एटलीस्ट आपका मैं तैयार करवा दूंगा। बाकी थोड़ा मेहनत तो आपको अपने एंगल से भी करना चाहिए। टारगेट के अलावा भी खुद को थोड़ा सा पढ़ने पर समय देना चाहिए और करंट से रिलेट करके पढ़ना चाहिए। बाद में मैं मास लेवल पर क्वेश्चंस करवाऊंगा डिस्कशन। फिलहाल तो आपका टॉपिक मैं पहले एटलीस्ट एक बार कंप्लीट करवा दूँ। देखिए आज का टारगेट क्या है। कल ही मैंने ये टारगेट दे दिया था, केंद्र राज्य संबंध, संघवाद, सहयोगी प्रतिस्पर्धी संघवाद, विशेष राज्य का दर्जा। इससे पहले के जो टारगेट दिए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने लिखवाए हैं बच्चों को, और बाकी और भी लिखवाऊंगा भी। पहले एक बार एटलीस्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाए सभी का। ये वो टॉपिक है संघवाद, जिससे गारंटी होती है सवालों की, हर वर्ष पूछा जाता है। कोई भी एग्जामिनेशन BPSC का देखिएगा, 67, 68, 69 कोई भी आप देखेंगे, एक न एक सवाल केंद्र राज्य संबंध और संघवाद से जुड़ा हुआ गारंटेड होता है, पूछा ही जाएगा आपसे। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस टॉपिक को पढ़ लो, यहाँ से सवाल आएगा, क्या आप उस टॉपिक को अच्छे से नहीं तैयार करेंगे? बिल्कुल तैयार करना है। क्या इसे पढ़ना होता है? संघवाद क्या है, कौन सी ऐसी नीतियाँ हैं सरकार की जो संघवाद को इम्प्रूव करती है, और कौन सी ऐसी नीतियाँ जो संघवाद को कमज़ोर करती है। केंद्र राज्य संबंध क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो केंद्र राज्य संबंध में चुनौतियाँ आ रही हैं। 2-3 समितियाँ बनी थी, सहकारी आयोग और भी बहुत सारे आयोग हैं, जिसके बारे में आपको पढ़ना होता है कि इन्होंने केंद्र राज्य संबंध के बारे में क्या रिकमेंडेशन दिए थे। ठीक है, इसी से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। बाकी करंट अफेयर इसमें रहता है, मुख्य रूप से करंट का ही रहता है। मैं आपको करंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक दूंगा। एटलीस्ट पहले आप स्टैटिक पोर्शन तो तैयार कीजिए। ओके, देखिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं आज। तो कल इसरो ने अपना 100वां सैटेलाइट लॉन्च सक्सेसफुली किया है, और इसमें उन्होंने एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा जो हाथ से मैला उठाने की प्रथा है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं भारत के, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बम्बई, बेंगलोर, ये जो हैं हैदराबाद, इन शहरों में हाथ से मैला उठाने के और हाथ से सफाई का जो है वो बंद होना चाहिए अगले 6 मंथ में। इस तरह का डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको भी देखेंगे हम लोग। भारत सरकार ने क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर 31,000 करोड़ की एक योजना लॉन्च की है, उसको भी देखेंगे हम लोग। और परसों आपका बजट आएगा, 1 फरवरी को बजट आता है, 1 फरवरी को बजट आ जाएगा। बजट के बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन है अप्रैल में। तो इस वैसा बहुत कम होता है कि बजट के तुरंत बाद, बजट के 1 ही महीना बाद तो लगभग में आपका एग्ज़ाम है, 1.5 महीने के बाद, तो ऐसा बहुत कम होता है। तो आप ये मानकर चलिएगा कि बजट से संबंधित सवाल आपके मेंस एग्जामिनेशन में कंपेयर करेंगे पिछले एग्जामिनेशन से तो आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। पहले एग्जामिनेशन मई के आसपास होते थे, मई जून में हुए हैं या दिसंबर में हुए हैं, कई बार आपने देखा होगा। तो इसलिए उसमें बजट के जो सवाल होते थे वो तुलनात्मक रूप से कम हो जाते थे, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि बजट के तुरंत बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन है। एक एक करके टॉपिक को पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक है। एक और है वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है। वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ जो बिल है ये JPC के पास में है, अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में है। बहुत सारे रिकमेंडेशन डाले जा रहे हैं इसमें, लेकिन ये बिल है। अभी जब तक कोई चीज़ बिल है वो आपके एग्ज़ाम में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। जब वो एक्ट बन जाता है उसके बाद ही आपके मेंस या PT एग्जामिनेशन में उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। जब वो बिल है तो आपसे वो नहीं पूछा जाएगा। तो वो जब एक्ट बन जाएगा तो उसका भी अध्ययन करेंगे हम लोग। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है और उसकी क्या खासियत है। परमाणु घड़ी की बात की गई है इस सैटेलाइट के माध्यम से कि परमाणु घड़ी उसमें लगा हुआ है। क्या होता है परमाणु घड़ी, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और भी टॉपिक को पढ़ते हैं। देखिए क्या है इसरो का NVS-02 उपग्रह, क्या इसको कहा जाता है? NVS नेविगेशन उपग्रह, NVS-02 इसका नाम है। नेविगेशन उपग्रह है ये। नेविगेशन का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार से गूगल मैप वगैरह आप उपयोग करते हैं ना, वो नेविगेशन सैटेलाइट के माध्यम से काम करता है।
और जो आपका फ़ोन सेटेलाइट फ़ोन वगैरह चलता है, टेलीविज़न वगैरह चलता है, वो कम्युनिकेशन सेटेलाइट का हिस्सा हो जाता है, संचार उसको कह देते हैं। ओके, तो ये क्या है, तो ये नेविगेशन उपग्रह का हिस्सा होगा। इसरो अपना 100वां मिशन लॉन्च करने जा रहा है, कर दिया है, जिसमें भारत की नेविगेशन प्रणाली में बड़े अपग्रेड के तहत में 2250 किलोग्राम वजन का NVS-02 को लॉन्च किया गया है। 100वां लॉन्च है, इसलिए कृपया इसको ध्यान में रखें प्रीलिम एग्जाम के लिए भी। उपग्रह को श्रीहरिकोटा से सबसे घटिया फैक्ट पूछेगा तो यही पूछ सकता है, सतीश धवन स्टेशन से GSLV F-15 GSLV का 15वां उड़ान था, रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है, जिसमें स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण इंजन शामिल है। स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करके GSLV हमने बनाया है। ये क्या है, तो ये जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है। अलग अलग हमारे पास वाहन है, जिस वाहन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सेटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजते हैं। यह रॉकेट स्पेस पोर्ट को दूसरे लॉन्च पैड से NVS-02 उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करेगा। ये एक ऑर्बिट होता है, अलग अलग ऑर्बिट बने हैं पृथ्वी के इर्द गिर्द, उस ऑर्बिट में इसको स्थापित किया गया। किस लिए होगा ये, तो भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है अपना, उसी में ये अगला क्रम का सेटेलाइट होगा। NVS-02 भारत के नेविगेशन विथ इंडियन क्या बोला जाता है इसको, NAVIC यानी कि कंस्टलेशन, इंडियन नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टलेशन प्रणाली की दूसरी पीढ़ी का दूसरा उपग्रह है। सेकेंड जनरेशन का सेकेंड सेटेलाइट होगा ये, जो पूरे भारत में 1500 किलोमीटर दूर तक सटीक स्थित वेग और समय सेवाएं प्रदान करेगा। इसे NAVIC प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया, ताकि जो सुविधाएं मिल रही थी इंडियन नेविगेशन सिस्टम के माध्यम से वो और बेहतर तरीके से मिल सकें। NVS श्रृंखला में NVS-01, 02, 03, 04, 05 तक लॉन्च किए जाएंगे, पुराने उपग्रहों की जगह लेंगे और प्रणाली को मजबूत करेंगे। इससे पहले के जो उपग्रह हैं उनके जगह पर ये पांचों उपग्रह जगह लेंगे उनका, और प्रणाली जो है उसको और भी ज़्यादा सटीक और सुगम्य बनाएंगे। NVS-02 उपग्रह को अन्य उपग्रह आधारित कार्य केंद्रों के सहयोग से UR उपग्रह केंद्र URSC द्वारा विकसित किया गया है, और ये उपग्रह केंद्र है भारत सरकार का, जहां पर उपग्रहों को विकसित किया जाता है, उसी के द्वारा NVS-02 को विकसित किया गया है। ये इंडियन नेविगेशन सिस्टम का सेकेंड जनरेशन का सेकेंड सेटेलाइट है। नेविगेशन के लिए है ये, नेविगेशन के लिए है, ये ध्यान में रखिएगा। कई सारे अलग अलग सेटेलाइट होते हैं, संचार अलग होता है, नेविगेशन अलग होता है, दूर संचार का मैंने बता ही दिया अलग होता है, अर्थ सेंसिंग अलग होता है, इमेजिंग सेटेलाइट अलग होता है। मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसका वजन 2250 किलो है, इसीलिए GSLV का उपयोग किया गया। अगर हल्का रहता तो PSLV का उपयोग किया जाता। इसकी ऊर्जा क्षमता लगभग 3 किलोवाट है। यह L1, L5 और S बैंड में नेविगेशन पेलोड से सुसज्जित है। इसमें NVS-01 के तहत में C बैंड रेंजिंग पेलोड भी इसमें लगाया गया है। अलग अलग बैंड के स्पेक्ट्रम लगाने से सटीकता बढ़ती जाती है। इसमें परमाणु क्लॉक का भी उपयोग किया गया है, जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा डिटेल में। देखिए क्या बोला जाता है इसको, रूबिडियम एटॉमिक फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड RAFS की सुविधा इसमें लगाया गया है सटीक समय अनुमान के लिए। क्या होता है ये परमाणु क्लॉक, जरा इसको समझते हैं, उससे पहले छोटा सा देख लीजिए कि जियो सिंक्रोनस जो ट्रांसफर ऑर्बिट होता है ये क्या होता है। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO के रूप में जाना जाता है। ये एक अंडाकार भू केंद्रित कक्षा है, जिसका उपयोग उपग्रह द्वारा निम्न पृथ्वी कक्षा यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक यात्रा करने के लिए किया जाता है। GSLV और PSLV आपने पढ़ा है, पढ़ के जाइएगा। PT और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में किस प्रकार से पूछा जाता है, हो सकता है आपसे पूछे कि GSLV का विकास किस प्रकार से हुआ है भारत में, का अगर कठिन सवाल बनाएगा तो इसका उपयोग क्या होता है, क्या भारत इसको क्यों बनाया गया, किन उद्देश्यों से बनाया गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। आपसे इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को दुनिया का सबसे सफल लॉन्च व्हीकल माना जाता है। इसका विकास किस प्रकार से हुआ है भारत में और ये किस प्रकार से कार्य करता है, इसको लिखिए। अगर कठिन सवाल साइंस एंड टेक में बनता है तो आपको लिखना पड़ेगा कि PSLV कितने चरण का है, कौन से चरण में कौन सा ईंधन उपयोग होता है, कब बनाया गया उसको, और क्या उसका पर्पस था बनाने का, कितने उसने लॉन्च किए अभी तक, कितना उसका सक्सेस रेट है, ये आपको लिखना पड़ता है। तो PSLV, GSLV ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो स्टैटिक टॉपिक हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन को लेकर। ओके, देखिए यहाँ पर ये न्यूज़ मैंने डाल दिया है। परमाणु घड़ी की बात इसमें की गई है। परमाणु घड़ी के बारे में थोड़ा सा समझिएगा डिटेल में। जो आपका वॉच है, जो आपके घर में कोई भी वॉच लगा हुआ है, उसमें सटीकता कम मानी जाती है।
चूँकि सैटेलाइट जो हम लॉन्च करते हैं वो पृथ्वी से दूर स्थित होता है और पृथ्वी पर हमें सटीक और रियल टाइम पे हमें क्या चाहिए होता है, ट्रांसमिशन चाहिए होता है। इसलिए इन घड़ियों की सटीकता बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इस तरह के घड़ी जो होते हैं इनको परमाणु क्लॉक कहा जाता है। मैं समझाऊंगा, सबसे सामान्य भाषा में यही होता है। इनकी सटीकता अत्यधिक होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है और ये समय के साथ में इनमें परिवर्तन भी नहीं के बराबर में होता है। परमाणु घड़ी एक ऐसी घड़ी है जो अपने असाधारण सटीकता के लिए जानी जाती है। साथ ही परमाणुओं की विशिष्ट अनुनाद आवृत्तियों आमतौर पर सीजियम अथवा रूबिडियम के उपयोग से संचालित होती हैं। इनके उपयोग से संचालित होती हैं जो एक सस्टेनेबल तरीके से फ्रीक्वेंसी के कारण से इनका जो होता है डिले टाइम वो शून्य के लगभग में होता है। कभी भी इसमें क्या होता है, सटीकता में इसमें हानि नहीं होती है। इसका आविष्कार लुईस एसएन ने 1955 में किया था। वर्तमान भारत में परमाणु घड़ियाँ अहमदाबाद और फरीदाबाद में संचालित हैं और ये सैटेलाइट लॉन्च वगैरह किया जाता है, वहाँ पर भी इसका उपयोग होता है और भी कई सारे जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। मैं आपको समझाऊंगा। प्रमुख विशेषता, परमाणु घड़ियाँ पारंपरिक घड़ियों की तुलना में कहीं अधिक सटीक होती हैं क्योंकि परमाणु दोलन की आवृत्ति बहुत अधिक होती है और वे कहीं अधिक स्थिर होती है। उनका जो दोलन होता है ना, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो लगभग में स्थिर होता है, उसमें चेंज नहीं होता है। तो अगर उसमें चेंज नहीं के बराबर लगभग लिखा हुआ है, यहाँ पर बार बार आप ध्यान देंगे तो लिखा हुआ है कि बहुत अधिक सटीक होती है, तुलनात्मक रूप से परफेक्शन के करीब होता है। ये परमाणु घड़ियाँ बहुत सटीक होती है। पारंपरिक परमाणु घड़ियाँ 300 मिलियन वर्षों में 1 सेकंड कम करती हैं। पारंपरिक जो परमाणु घड़ियाँ हैं वो 300 मिलियन वर्ष चलेंगी तो 1 सेकंड स्लो हो जाएंगी। आपकी घड़ी तो हो सकता है महीने में 1 सेकंड स्लो हो जाए, ठीक है। जबकि ऑप्टिकल परमाणु घड़ियाँ 300 बिलियन वर्षों तक इस सटीकता को बनाए रख सकती हैं। सीजियम परमाणु घड़ी हर 1.4 मिलियन वर्षों में 1 सेकंड कम करती है या प्राप्त करती है। हर घड़ी जो भी आप यूज करते हैं, सभी घड़ियों में कुछ न कुछ समय के पश्चात से कुछ सेकंड का उसमें अंतर आने लग जाता है, कुछ मिनटों का अंतर आने लग जाता है, कुछ घंटों का भी आपने देखा हो खराब घड़ियों में अंतर आता है। परमाणु घड़ियों में ये चीज़ नहीं होना चाहिए। उसमें 1 सेकंड के अंतर से पूरा सिस्टम हमारा क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। इसीलिए इतना सटीक बनाने के लिए इनमें इतने बिलियन वर्षों तक भी इनमें 1 सेकंड का क्या होगा, डिलेशन हो सकता है। परमाणु घड़ियों का कार्य क्या है, तो सीजियम परमाणु घड़ियाँ CS परमाणुओं को उच्च स्तर पर स्थानांतरित करने का कार्य करती हैं जो माइक्रोवेव विकिरण की आवृत्ति और सेकंड में समय के मापन से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रक्रिया में फिर क्या, सामान्य भाषा में अगर मैं समझाऊँ आपको, एटॉमिक घड़ी को एटॉमिक घड़ी क्यों कहा जाता है, सबसे पहली बात तो यही, तो चूंकि ये एटम के वाइब्रेशन को यूज करती है। एटम जो वाइब्रेट करता है ना, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी, आपने पढ़ा होगा एटम का एनर्जी लेवल होता है अलग अलग, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांसफ़र के कारण से एटम में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, जो 1 सेकेंड में लगभग में इतना वाइब्रेशन होता है। हर्ट्ज लिखा हुआ आवृत्ति इसकी, इसी को मापा जाता है एटॉमिक घड़ियों में और ये वाइब्रेशन स्थिर होता है, ये चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बिलियन वर्षों में जाकर क्या होगा, चेंज हो सकता है। इसीलिए वाइब्रेशन को जब हम उपयोग करते हैं यहाँ पर एटॉमिक घड़ियों में तो समय की सटीकता अत्यधिक बढ़ जाती है। किस एटम को, तो सीजियम एटम को हम लोग उपयोग करते हैं। सामान्य तौर पर सीजियम जो धातु होता है इसके एटम का हम उपयोग करते हैं वाइब्रेशन के लिए और उस वाइब्रेशन की माप द्वारा हम परमाणु घड़ी का निर्माण करते हैं। कोई अगर पूछे तो सबसे सरल शब्दों में इसी प्रकार से समझा देना है, ओके। बाकी तो यहाँ पर भाषा लिखा हुआ है जो आप भाषा पढ़ सकते हैं। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इतने वाइब्रेशन से गुजरता है 1 सेकंड के बीच में, तो उसके बाद 1 सेकंड बीतता है तो ये सेकंड फिर स्थिर रहता है, इसमें फिर परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि उसका वाइब्रेशन स्थिर है कि कितनी बार वाइब्रेट करेगा वो 1 सेकंड में, तो इतनी बार ये परमाणु जो होता है ये वाइब्रेट करेगा। इसीलिए इसको परमाणु घड़ी कहा जाता है, एटॉमिक वॉच कहा जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए इसका उपयोग कहाँ पर होता है, ऑप्टिकल परमाणु घड़ी भी होती है, इसकी सटीकता परमाणु घड़ियों से भी बेहतर होती है। इन घड़ियों में परमाणु संक्रमणों को उत्तेजित करने के लिए लेजर का उपयोग किया जाता है, जिससे अत्यधिक सुसंगत प्रकाश उत्पन्न होने के साथ उत्सर्जित सभी प्रकाश तरंगों की आवृत्ति समान और तरंग दैर्घ्य स्थिर होती है। इसमें हम लेजर का उपयोग करते हैं जहाँ पर क्या होता है, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य स्थिर होता है। किसी भी स्थिर चीज़ का हमें उपयोग करना है कि पर सेकेंड में अगर वो 1 लाख बार वाइब्रेट हो रहा है तो 1 ही लाख होता रहे, कभी भी 1 लाख 1 ना हो जाए या 99,999 ना हो जाए।
ठीक है। इसीलिए परमाणु घड़ियों से भी ज़्यादा सटीक कौन सा होता है? तो ऑप्टिकल परमाणु घड़ियाँ होती हैं। ये बिलियन वर्षों में 1 सेकंड का इनमें मार्जिन आ सकता है। यह परमाणु घड़ियों के निम्न कारकों से भिन्न होता है। उच्च परिचालन आवृत्ति होती है इसमें, संकीर्ण लाइन विड्थ होता है। संकीर्ण लाइन विड्थ होने से क्या हो जाएगा? सटीकता और बढ़ जाती है। साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, अगर आप इनमें उलझ गए तो परमाणु घड़ी का अनुप्रयोग को नहीं समझ पाएंगे। परमाणु घड़ी कैसे काम करता है ये थोड़ी ना आपसे पूछा जाएगा तो सरल भाषा में जो बताया उसको लिख दीजिएगा। इतना आपको डिटेल में जाने की आवश्यकता मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है, वहाँ पर आपसे उपयोग पूछा जाएगा। ओके, देखिए इसमें क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। इसका उपयोग आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि कई सारे जगहों पर, जैसे सेटेलाइट हो गया, जीपीएस हो गया, इन सभी माध्यमों में किया जाता है। अधिक सटीकता और विश्वसनीयता, परमाणु घड़ियाँ संबद्ध विषय में अन्य परंपरागत विधियों की अपेक्षा कहीं अधिक सटीकता प्रदान करती है। इनका नियोजन संपूर्ण देश में करके भारत सभी डिजिटल उपकरणों को भारतीय मानक समय के साथ संक्रमित यानी कि सिंक्रोनाइज कर सकता है। भारत के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी आइटम हैं उन सभी के समय एक ही हो जाएंगे, तो इससे सिंक्रोनाइजेशन बढ़ जाएगा, सटीकता बढ़ सकती है। प्रकाशिक ऑप्टिकल परमाणु घड़ियों के माध्यम से समय को संक्रमित यानी कि सिंक्रोनाइज करने से अलग अलग क्षेत्रों में लाभ हो सकता है। दूर संचार में, वित्तीय प्रणाली में, ट्रांजैक्शन में, रियल टाइम ट्रांजैक्शन में सेकंड के 10वें हिस्से का भी फर्क होगा तो वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सटीकता के साथ मापा जा सकेगा। साइबर सुरक्षा में इसका उपयोग हो सकता है। महत्वपूर्ण अवसंरचना और पावर ग्रिड में भी इसका उपयोग किया जाता है। परमाणु घड़ियाँ पावर ग्रिड, परिवहन प्रणाली, आपातकालीन सेवाओं सहित महत्वपूर्ण अवसंरचना को सिंक्रोनाइज करने में इसका उपयोग किया जाता है। जीपीएस में भी इसका उपयोग होता है। अभी मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से इसका नेविगेशन सैटेलाइट में उपयोग किया जाता है। आई होप आपको परमाणु घड़ी समझ में आया होगा। सीजियम के एटम जो होते हैं वो पर सेकंड में वाइब्रेशन करते हैं। उस वाइब्रेशन से 1 सेकंड की गणना होती है और वो स्थिर रहता है लगभग में। इसी कारण से इसको परमाणु घड़ी कहा जाता है। इसकी सटीकता अत्यधिक होती है। मिलियन या बिलियन वर्षों में 1 सेकंड का मार्जिन आ सकता है। इसके कारण से इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिटिकल प्रोजेक्ट बनाने में, साइंस और आपदा प्रबंधन और देश के जो रक्षात्मक तरीके होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया साइबर सुरक्षा हो गया और ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से जो चीज़ें होती हैं इसमें इसका उपयोग किया जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। और कहाँ पर मैंने बोला, बड़े बड़े परमाणु संयंत्र या ऊर्जा संयंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 वर्षों में 34,300 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ हरित प्रौद्योगिकियों के लिए अहम माने जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के लिए सुदृढ़ मूल्य श्रृंखला के निर्माण हेतु नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन इसको मंजूरी दे दी है। इसको क्या कहा जाता है? नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, NCMM इसको कहा जाता है। ये PIB से मैंने कॉपी किया है यहाँ पर, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यही आपका सवाल में पूछा जाएगा कि NCMM क्या है, इसके क्या लाभ हो सकते हैं, क्या इसका महत्व हो सकता है। ऐसे मिनरल जो हमारे हरित उद्योगों के लिए, हरित टेक्नोलॉजी के लिए या देश की रक्षा सुरक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको हमें क्या करना है? सुरक्षित करना है, सही से उपयोग करना है और उनका हमें राष्ट्र के हित में उपयोग करना है। इसी को लेकर NCMM की शुरुआत 34,300 रुपये के साथ में किया गया है अगले 7 वर्षों के लिए। मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 16,300 करोड़ रुपए के व्यय और सार्वजनिक उपक्रमों आदि द्वारा 18,000 करोड़ रुपए का अपेक्षित निवेश के साथ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के शुभारंभ को मंजूरी दे दी है, जिसमें 16,300 करोड़ भारत सरकार व्यय करेगी। बाकी 18,000 करोड़ जो है ये माना जा रहा है कि जो अलग अलग देश में कंपनियां वो इसमें निवेश करेंगी। आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में और उच्च तकनीक से संबंधित उद्योग, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा के क्षेत्र में जहाँ पर डीप टेक का उपयोग होता है वो स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी और रक्षा, डिफेंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खनिजों की अपरिहार्य भूमिका को पहचानते हुए भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए पिछले 2 वर्षों के दौरान कई पहल की हैं, जिसमें से एक नया पहल कौन सा होगा? NCMM इसको नाम दिया गया है।
ये आपसे मेंस एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, पीटी एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है। मेंस में पूछेगा कि एनसीएमएम क्या है, इसका क्या महत्व है भारत के लिए, क्यों उसको शुरू किया गया, किन उद्देश्यों से शुरू किया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के लिए एक प्रभावी ढांचा स्थापित करने की आवश्यकता है। इसी दृष्टिकोण के अनुरूप वित्त मंत्री ने 23 जुलाई 2024 को 24-25 के केंद्रीय बजट में केंद्रीय मिनरल मिशन की स्थापना की भी घोषणा की थी पिछले वर्ष हमारे वित्त मंत्री जी ने, जब नई सरकार का गठन हुआ था उसके पश्चात। लेकिन अगली बात यह है आपके लिए कि बजट आएगा परसों, उसमें भी तरह तरह की योजनाएं होंगी। इस योजना को भी अलग से तैयार कीजिएगा। उनमें जो योजनाएं आएंगी, क्योंकि योजना से ही आपसे सवाल पूछा जाएगा, योजना से ही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो वो भी आपको तैयार करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन खनिज अन्वेषण यानी कि रिसर्च करना, खोजना, खनन करना, माइनिंग, सज्जीकरण, प्रसंस्करण, अंतिम उत्पादों से पुनर्प्राप्त सहित मूल्य श्रृंखला के सभी चरणों का इसमें ये कहा गया है, शब्दावली बहुत खराब रहता है पीआईबी का, क्रिटिकल मिनरल्स को ढूंढना, खोजना, खनन करना, उनको वैल्यू एडिशन करना, उनको मॉडिफाई करना, उपयोग करना, हर चीज़ को नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत में समाहित किया गया है। ठीक है, यह मिशन देश के भीतर और इसके अपतटीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण की गति प्रदान। अन्वेषण का मतलब क्या होता है? ढूंढना, सबसे सामान्य भाषा में उसको ढूंढना। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों संबंधित खनन परियोजनाओं के लिए फास्ट ट्रैक नियामक अनुमोदन प्रक्रिया का निर्माण करना। इसके अतिरिक्त यह मिशन महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगा, ओवरबर्डन और टेलिंग से इन खनिजों की पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देगा, पैसा भी देगा, सपोर्ट करेगा, मतलब कि नीति, फाइनेंस और सभी दृष्टिकोण से सपोर्ट करने जा रही है भारत सरकार क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़ी परिसंपत्तियों को हासिल करने, संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे भारत सरकार की मान लीजिए कंपनी है मिनरल्स लिमिटेड करके, उसको मिला कोई क्रिटिकल मिनरल्स कहाँ पर, तो नाइजीरिया में, तो वहाँ की कंपनी के साथ वो काम करेगी, इसके लिए भारत सरकार उनको सपोर्ट करेगी। जैसे ओएनजीसी है, उसको कोई क्रिटिकल मिनरल्स मिला तो हो सकता है कि वो अन्वेषण पर खर्च करे, उस देश के साथ समझौता करे, बड़ी कंपनियों के साथ समझौता करे, कुछ भी करके देश में क्रिटिकल मिनरल्स को लाना है, देश के अंदर से भी बाहर से भी। इस मिशन में खनिज प्रसंस्करण पार्कों की स्थापना, ऐसी जगह है जहां पर खनिज का प्रसंस्करण किया जा सके, वैल्यू एडिशन किया जा सके, प्रोसेस किया जा सके। महत्वपूर्ण खनिजों का पुनर्चक्रण, रिसाइकल करने का भी प्रावधान है। यह मिशन महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को भी बढ़ावा देगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देगा, ऐसा कहा जा रहा है। संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण को अपनाते हुए यह मिशन अपने उद्देश्यों को हासिल करने संबंधित मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम, निजी कंपनी, अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर काम करेगा। सरकार, निजी कंपनी, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो सब मिलकर काम करेंगे कि क्रिटिकल मिनरल्स को देश बढ़ावा दिया जाए। महत्वपूर्ण खनिजों का अन्वेषण खनन को बढ़ाने के लिए खान व खनिज विनिमय अधिनियम 1957 को 2023 में संशोधित किया गया था। परिणाम स्वरूप खान मंत्रालय ने रणनीतिक खनिजों के 24 ब्लॉकों की नीलामी की है। स्ट्रैटेजिक रूप से जो हमारे पास मिनरल्स हैं उसके 24 ब्लॉक की नीलामी की है। इसके अलावा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पिछले 3 दशकों के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़ी 368 अन्वेषण परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ये सब जो देश में चल रहा है ना वर्तमान स्थिति, उसके बारे में आपको बताया गया है, जिसमें आपको ये भी बताया था मैंने कि अर्जेंटीना में भी काबिल जो है भारत सरकार की मंत्रालय है। लिथियम के अन्वेषण के लिए अर्जेंटीना के कैटामार्क प्रांत में लगभग में 15,703 हेक्टेयर क्षेत्र का अधिग्रहण किया था भारत सरकार ने। और इसी प्रकार से दुनिया के अलग अलग देशों से हमने देखा है कि पिछले 1 वर्ष के दौरान भारत सरकार ने क्रिटिकल मिनरल्स के अन्वेषण के लिए कई सारे चीज़ों पर साइन किया है, अनुबंधों पर साइन किया है। क्रिटिकल मिनरल्स मिशन याद हो गया होगा आपको, क्या है? कुछ नहीं है गुरु, भारत सरकार ने 16 रुपया लगाया है, 18 रुपया प्राइवेट कंपनी और अगल बगल के लोगों से लगवाएंगे। इसमें बोलेंगे कि हो गया, अपने पास 32-33 रुपया आया है, इसका उपयोग क्या करना है? क्रिटिकल मिनरल्स, किनको कहा जाता है क्रिटिकल मिनरल्स? एक तो हो गया लोहा, एक हो गया क्रिटिकल मिनरल्स तांबा। तो तांबा का महत्व तो हमारे रक्षा, सुरक्षा और बाकी दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा होगा। लोहा का भी है, लेकिन तुलनात्मक रूप से लोहा सामान्य तरीके से सभी जगहों पर उपलब्ध है। लिथियम, ये क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स में। ग्रीन एनर्जी की हम लोग बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, मोबाइल वगैरह की बात करें, रक्षा तक्षा की बात करें, सभी जगहों पर आपको लिथियम दिखेगा। तो ऐसे मिनरल्स जो क्रिटिकल हैं, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनको देश में ढूंढना, उनके लिए खनन करना,
उनके लिए फैक्ट्रियां स्थापित करना, विदेश में उसको ढूंढना, यही सब काम इस मिशन में किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्या इसका महत्व है हमारे लिए? हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, और आने वाले जो समय है उसके लिए हमारे उद्योग धंधे और हमारे पास मिनरल्स मौजूद होंगे। जैसे आने वाला समय इलेक्ट्रॉनिक्स युग होगा, एआई का युग होगा, तो उसमें हमें इस तरह के क्रिटिकल मिनरल्स की आवश्यकता पड़ेगी। साथ में स्ट्रेटजिक रूप से देश में रक्षा सामानों को बनाने के लिए, अगर हम रक्षा उत्पादों का निर्यातक बनना चाहते हैं तो भी हमें मिनरल्स की आवश्यकता होगी। वहाँ पर ये हमें मदद कर सकता है। अगर हमारे पास मिनरल्स नहीं होंगे तो हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे। ये महत्वपूर्ण, आपको मैंने महत्व बताया है इसका। क्रिटिसिज्म आप क्या कर सकते हैं इसका, कि इसमें प्राइवेट सेक्टर पर ज़्यादा भारत सरकार की निर्भरता देखी जा रही है और इम्प्लीमेंटेशन अभी भी कम स्तर पर हुआ है। लिथियम का खान जम्मू कश्मीर में मिला था हमें, लेकिन वहाँ पर खुदाई नहीं शुरू हो पाई है। इस तरह के आप क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए टॉपिक, देखिए यही है न्यूज़ कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कंप्लीट स्टॉप ऑन प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्क्रैमेजिंग इन 6 मेट्रोज। किस किस के बारे में बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या हम लोग कहाँ पर जी रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 6 महीने के अंदर ये प्रथा बंद होनी चाहिए। क्या होता है ये हाथ से मैला ढोना? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो जो आपका वॉशरूम वेस्ट होता है ना, जो टॉयलेट वेस्ट होता है ना, उसको कोई हाथ से उठा करके साफ सफाई करता है 2025 ईस्वी में। ठीक है, आप करना चाहेंगे काम? लाख रुपया सैलरी दे तो नहीं करना चाहेंगे। जो कर रहे हैं वो, उनको हम अछूत बोल देते हैं। हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना ही यही है, जो समाज को साफ करते हैं उसको हम अछूत बोल देते हैं। और ख़ुद को साफ़ सुथरा रखने के लिए जिन्होंने आपको साफ़ सुथरा बनाया है ना, अगर वो एक दिन काम पर नहीं आए तो नित्य क्रियाकर्म जो आपका है, वॉशरूम जाना, टॉयलेट जाना, इंसानी क्रियाकलाप, वो सारे बंद हो जाएंगे आपके। तो आप इनके कारण से चल रहे हैं और उनको आप अछूत बोलते हैं। चलिए आ जाइए यहाँ पर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये बंद होना चाहिए। ये सही नहीं है कि कोई हाथ से मैला उठाए, मैला ढोए, ये सही नहीं है। तो ठीक है भाई, इसने बोला है ऐसा, क्यों बोला होगा ऐसा? सवाल क्या पूछेगा आपसे? सवाल ये पूछेगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के 6 बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों के लिए बोला है कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा बंद होनी चाहिए। इसके पीछे निहित क्या कारण है? क्या इसका समाधान हो सकता है? क्या इसके संवैधानिक पक्ष हैं? सोचिए जरा, आपने आज तक जीवन में कभी भी इस टॉपिक को नहीं पढ़ा, हाथ से मैला उठाने को। फिर भी अगर आपसे बोला जाए कि क्यों इसको बंद होना चाहिए, क्यों ये बंद होना चाहिए हाथ से मैला ढोने की प्रथा, तो आप सोचिए इस पर। पढ़ने की आवश्यकता जरूरी नहीं होती हर चीज़ को, कुछ चीज़ें सोचकर भी लिखी जा सकती। सोचिए जरा, क्यों बंद होना चाहिए? क्यों बंद होना चाहिए भाई? स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, उसके अलावा सम्मान, किसी का मैला उठाएंगे आप? नहीं उठाएंगे। सम्मान वो नहीं मिल पाता है। स्वास्थ्य, मानसिक प्रताड़ना, छुआछूत की भावना, और क्या होता है? मौत होती है। कई बार आपने सुना होगा कि सफाई करने उतरे टैंक में और वहाँ पर जहरीली गैसों के कारण से मौत हो गई। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये 6 मेट्रोपॉलिटन शहर के सभी जगहों पर बैन होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ये चीज़ सही नहीं है। देखिए जरा क्या है ये, और ज़रा समझते हैं इसको कि इसका संवैधानिक पहलू क्या है। एग्जामिनेशन में किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। हाथ से मैला ढोने की प्रथा किसी सुरक्षा साधन के बिना नग्न हाथों से सार्वजनिक सड़कों एवं सूखे शौचालयों से मानव मल को हटाना और सेफ्टी टैंक, गटर और सीवर की सफाई करने के रूप में परिभाषित किया गया है। आपके मल को हटाना, ठीक है। भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा एक लंबे समय से चली आ रही है, समस्या है। हालांकि इसे वर्ष 1993 से आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। 1993 में इसको प्रतिबंधित किया गया था आधिकारिक रूप से, लेकिन हर साल 150 लोगों की मृत्यु हो जाती है इसके क्रम में, ये सफाई के क्रम में। तो आधिकारिक रूप से जो चीज़ बैन है वो भी परफॉर्म किया जाता है और कई सारे सरकारी कार्यालयों में भी परफॉर्म किया जाता है ये चीज़, ठीक है। हाथ से मैला उठाने वालों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय और कानूनी प्रावधान क्या है? संवैधानिक सुरक्षा उपाय, भारतीय संविधान हाथ से मैला उठाने वालों को विभिन्न अधिकार और सुरक्षा की गारंटी देता है। संविधान में दिया गया गारंटी। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, 17 अस्पृश्यता उन्मूलन, किसी भी रूप में इसका अभ्यास पर प्रतिबंध है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का निषेध। एक चीज़ और बताता हूँ, जिस तरह से SC ST जो समुदाय होता है
उसी के इस जॉब में ये जो काम है इसमें 99.9% जो लोग होते हैं वो समाज के निचले तबके से, निचली जाति से बिलोंग करते हैं। तो ये भी एक सच्चाई है। जाति प्रथा का एक दूसरा स्वरूप ये भी है। विधिक प्रावधान, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 मुख्य कानून है जिसका उद्देश्य भारत में इस प्रथा को प्रतिबंधित और उन्मूलन करना है या किसी को भी हाथ से मैला ढोने वाले के रूप में नियोजित करने अथवा नियुक्त करने पर रोक लगाता है और स्वच्छ शौचालयों के निर्माण अथवा रखरखाव को भी प्रतिबंधित करता है ये। हालांकि ये सभी जगहों पर आज भी चालू है। भारत में हाथ से मैला उठाने की प्रथा के निरंतर प्रसार के कारण क्या है? अकुशल सीवेज प्रबंधन प्रणाली है। भारत में आज भी सीवेज प्रबंधन प्रणाली अपने शहरों की बर्बाद है, बिल्कुल बेकार है। साथ ही अकुशल मजदूरों को काम पर रखना बहुत सस्ता होता है और ठेकेदार सस्ते काम पर सस्ते पैसा खर्च नहीं करने के कारण से बिना सेफ्टी के ही इनको उतार देते हैं गटर में और मौत भी हो जाती है बेचारों की। जाति आधारित सामाजिक पदानुक्रम, मैला ढोने की प्रथा ऐतिहासिक रूप से भारत में जाति व्यवस्था जुड़ी हुई है जिसमें कुछ जाति जनजातियों को अशुद्ध अथवा प्रदूषणकारी माने जाने वाले व्यवसायों में धकेल दिया जाता है। जाति आधारित भेदभाव, सामाजिक कलंक इस हाशिए समुदाय के लिए रोजगार के साधन के रूप में मैला ढोने की निरंतरता में योगदान देता है। किसी के लिए रोजगार का साधन बनकर रह गया है। आजीविका के वैकल्पिक अवसरों की कमी है। अगर किसी के पास में दूसरा कोई काम होगा तो वो कभी भी ये काम नहीं करना चाहेगा जिस तरह से आप ये काम नहीं करना चाहेंगे, भले आप मर क्यों न जाएं भूखे। करना चाहेंगे आप, है ना? अनेक मैनुअल स्क्रैमजर मैला ढोने वाले गरीब और बहिष्करण के दुष्चक्र फंसे हुए हैं। शिक्षा कौशल विकास कार्यक्रम तक पहुंच की कमी के कारण उन्हें वैकल्पिक आजीविका का अवसर भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? स्वास्थ्य संबंधी खतरा उत्पन्न हो जाता है। बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं उनको, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, विभिन्न श्वसन संक्रमण जैसे रोग उनको हो जाते हैं। एक तो गरीब आदमी, ऊपर से बीमारी भी उन्हीं को होता है, उसका भी वहन नहीं कर पाएंगे, इलाज नहीं करवा पाएंगे वो। गरिमा और मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। ये मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक आघात पहुंचता है जो किसी भी आघात से ज़्यादा होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक और टॉपिक रह गया जिसको अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, वो पीएम सूर्य घर बिजली योजना है, उसको अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। 1 साल हो गया है उस योजना का, तो इसलिए उसको अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आई होप आप कुछ सीख रहे होंगे। सीखने पर ध्यान दीजिएगा, डेली पढ़िएगा, लिखिएगा, सीखिएगा। ओके, आज आंदोलन भी है बीपीएससी के बच्चों का, 30 तारीख है आज आंदोलन भी है उनका। तो आंदोलन को संपूर्ण समर्थन होगा। मैं अगर आज पटना में होता, आज नहीं हूँ मैं पटना में अगर होता तो निश्चित तौर पर जाता। जहाँ पर भी जो भी हो रहा है, पहले भी गया हूँ। पटना में नहीं हूँ इसलिए नहीं जा पाऊँगा, ये भी मैं पहले ही बता देता हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए। समर्थन रहेगा आपको, हर दृष्टिकोण से रहेगा सपोर्ट। अगर जो भी कर रहे हैं संवैधानिक तौर पर मांग अगर कर रहे हैं तो उनका सुना जाना चाहिए। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। वीडियो एंड करते हैं।